गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रस्तुत हूँ इतिहास के श्रृंखला में। अब तक हमने प्रागैतिहास और आद्य इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा, उसके विविध पक्षों को देखा। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे वैदिक युग की, यानी वैदिक संस्कृति की। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि वैदिक युग में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। राइट, आइए देखते हैं। वास्तव में वैदिक युग को अगर आप देखें तो मोटे तौर पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। ये जो टाइम पीरियड है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय है। और इसे अगर आप डिवाइड करें तो दो भागों में बांटेंगे। एक तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है, और दूसरा है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। यानी जो डिवीजन लाइन है वो क्या है, 1000 ईसा पूर्व है। जो 15,000 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, इस काल को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। और 1000 से 600 ईसा पूर्व को हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक फेज। आपको बताऊं कि कभी कभी इसको अर्ली वैदिक भी कहा जाता है, पूर्व वैदिक, अर्ली वैदिक या पूर्व वैदिक। यानी वैदिक युग का पहला जो चरण है और उत्तर वैदिक युग का बाद का चरण है। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर में 1000 ईसा पूर्व के आधार में विभाजित करने का जो आधार है वो क्या है। तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि यह जो विभाजन का आधार है वो है लोहे का प्रयोग, यूज ऑफ आयरन, लोहे का प्रयोग। और वास्तव में हमारा कॉन्सेप्ट कहीं भी चेंज नहीं होना है। उसी आधार पे जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल जो हमने मॉडल दिया है, उसी मॉडल के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। वास्तव में इस लोहे के प्रयोग ने ऋग्वैदिक काल से लेकर के उत्तर वैदिक काल में आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में इतने परिवर्तन ले आए कि हमें इस वैदिक युग को दो भागों में डिवाइड करना पड़ा। यानी हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ये देखना चाहिए कि वास्तव में पूर्व वैदिक से लेकर के उत्तर वैदिक युग में परिवर्तन क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। राइट, यहाँ पर एक रिमार्क जानने की जरूरत है। देखिए, अब तक हम लोग माने जाते हैं, अब तक हम लोग ये मानते हैं, आपको ये पॉइंट रखना चाहिए दिमाग में, कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जो लोहे का जो प्रयोग है वो अतरंजी खेड़ा जखेड़ा में ये माना जाता रहा है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्राप्त हुआ। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें तो सबसे पहले पूरे संसार में जो हित्ती और मित्तानी जनजातियां थीं एशिया माइनर की, उन्होंने लगभग 1400-1500 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग किया। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब तक ये माना जाता रहा है कि 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा, जखेड़ा, नोह, इन स्थानों से सबसे पहले लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। और इसी आधार पर
वैदिक युग को 1000 ईसा पूर्व के सहारे बांटा जाता है। राइट, ये तो सामान्यतः आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक रिसर्च इस पे जान लीजिए कि वास्तव में अब लोहे का जो प्राचीनतम खोज हुआ वो मल्हार उत्तर प्रदेश में है, चंदौली में है। पूछा जा सकता है आपसे कि मल्हार क्यों फेमस है। वास्तव में मल्हार से हमें लोहे के प्रयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और वो है लगभग आपका 1200 ईसा पूर्व का, 1200 बीसी का है। राइट, तो कहने का मतलब ये है लगभग पहुंच गया हित्ती और मित्तानी जनजातियों के आसपास। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फिर विभाजन को अलग बदल दिया, 1500 से 1200 नहीं कर दिया। किताबों में या जब भी आपसे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको वही लिखना है कि 1500 से 1000 और 1000 से 600, लेकिन चूंकि ये नया शोध है तो आपको इस बात को जरूर जानना चाहिए। राइट, अब आइए हम लोग बात करें, चर्चा करते हैं कि हमारा वैदिक युग का जो पुनर्निर्माण होगा, जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल वैल्यूज का अध्ययन होगा, वो किन आधारों पर होगा, है ना, क्या क्या तरीका हम लोग अपनाएंगे, आइए चर्चा करते हैं। वास्तव में वैदिक युग के जो पुनर्निर्माण है, वैदिक युग का पुनर्निर्माण मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों के आधार पर होता है। राइट, मुख्यतः साहित्यिक स्रोतों के आधार पर होता है। तो हम जाहिर सी बात है इसकी जो पुनर्संरचना करेंगे वैदिक साहित्य पर करेंगे, साहित्यिक स्रोत के आधार पर करेंगे। जबकि जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो बहुत सीमित हैं, लिमिटेड हैं। पुरातात्विक साक्ष्य लिमिटेड हैं। राइट, तो मेरा पहला सवाल आपसे तो यही है, आप लोग प्रश्नों में उत्तर भेजिएगा इसका प्रतिक्रिया में, कि आखिर में क्या वजह है कि वैदिक युग में आपको पुरातात्विक स्रोत बहुत कम मिलते हैं, जबकि अभी आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा पुनर्निर्माण, पूरे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल वैल्यूज का जो अध्ययन है वो हमने किया था किसके आधार पर? वो किया था वैदिक, अरे क्या कहते हैं कि वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर किया था। ये प्रश्न हम आपके हिस्से छोड़ते हैं, आप लोग इसकी चर्चा करिएगा, प्रतिक्रियाओं का आपका इंतजार रहेगा। फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर में वैदिक युग में जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो क्यों कम मिलते हैं। राइट, लेकिन फिर भी जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, आइए हम लोग उनकी चर्चा कर लें। पहले जो भी पुरातात्विक स्रोत हैं वैदिक युग के, पहले तो हैं आपके OCP, ऑर्कर कलर्ड पोटरीज, गेरुवर्णी मृदभांड, ये ऋग वैदिक काल के हैं। ऋग वैदिक आरवी लिख दे रहा हूं। इसके साथ ताम्र निधियां हैं, गंगा घाटी की कुछ ताम्र निधियां हैं, तांबे के बर्तन टाइप के हैं, तो यह भी ऋग वैदिक काल के हैं। और तीसरी चीज PGW, पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, और ये जो हैं ये आपके उत्तर वैदिक काल के हैं, लेटर वैदिक काल के। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जो ऋग्वैदिक युग, वैदिक युग में जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनकी उपलब्धता बहुत ही कम है। क्यों है, इसका उत्तर आप लोग देंगे। राइट, तो फिलहाल वैदिक युग का जो पुनर्निर्माण है वो हम लोग किस आधार पर करेंगे? साहित्यिक स्रोत के आधार पर। तो इसके पहले हम लोग वैदिक साहित्य की चर्चा करें। आइए आपको एक बताता हूं कि वैदिक युग को पढ़ने का मेरा क्या अप्रोच रहेगा या आपका क्या अप्रोच रहना चाहिए, किन किन बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जाहिर सी बात है पहली जो चर्चा होगी वो डिटेल होगी किसकी? वैदिक साहित्य की होगी। और याद रखिएगा
संस्कृति में क्या आता है? साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसलिए गेट रेडी फॉर द यूपीएससी मेंस क्वेश्चन फ्रॉम हियर, राइट। मेंस के प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं साहित्य पर, क्योंकि साहित्य, कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्कृति का भाग है और वो आपसे पूछा जाएगा, राइट। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? पहले तो हम लिखेंगे क्षेत्र विस्तार, और एक यहां आपको मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आप लोग दिमाग में कॉन्सेप्ट में बैठा ले से। चूंकि वैदिक युग को हम लोग देख रहे हैं कहां से? ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक युग में। तो हमारा जो अप्रोच होगा वो ये होगा कि पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक क्षेत्र में, ऋग्वैदिक युग में उस भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार कहां तक था, नंबर एक। जब हम उत्तर वैदिक युग में आएंगे तो दो पार्ट देखेंगे। पहला तो हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी का, निरंतरता का। निरंतरता का मतलब ये कि क्या वास्तव में उत्तर वैदिक युग के लोग उन क्षेत्रों से परिवर्तित थे, उन क्षेत्रों से परिचित थे जो कि ऋग्वैदिक युग में पहले से लोगों को ज्ञात था। और दूसरा चीज देखेंगे परिवर्तन, चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या उत्तर वैदिक युग में कोई परिवर्तन भी हुआ, उत्तर वैदिक युग में किन क्षेत्रों में आर्य बढ़े, विकसित हुए, उस चीज को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। और यही मॉड्यूल हम लोग लगाएंगे इकोनॉमी में, पॉलिटी में, कल्चर में, सोशल में, राइट। यानी क्षेत्र विस्तार, भौगोलिक विस्तार के साथ साथ हम लोग अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति और समाज, इन सारी चीजों में क्या देखेंगे? ऋग्वैदिक युग से लेकर के उत्तर वैदिक युग में निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को देखेंगे, है ना। और एक इतिहास के अच्छी समझ होने का मतलब यही होता है कि आप कम से कम ये जानें कि हमने तो ऋग्वैदिक युग में हुआ, अगर कभी आपसे सिंधु और वैदिक की तुलना कराए या पाषाण युग और वैदिक की तुलना कराए तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि किन ज्योग्राफिकल रीजन में थे, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, पॉलिटिकल क्या था, कल्चर क्या था, सोशल क्या था। हमने इतनी चर्चा किया है कि आप उसे निरंतरता और परिवर्तन के संदर्भों में देख सकते हैं, राइट। लेकिन याद रखिएगा, ये समझ के लिए है, ये पोर्शन सामान्य अध्ययन के मेंस में भी नहीं है। सामान्य अध्ययन के मेंस में केवल कल्चर है, और कल्चर में क्या आएगा? केवल और केवल वैदिक साहित्य आएगा, वैदिक लिटरेचर आएगा, राइट। तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और सोशल चीजों को देखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या देखने की जरूरत है? वैदिक शब्दावलियां। देखिए, एकदम रटने के चक्कर में न रहिए कि हम सब रट डालेंगे। एक लिस्ट दे दीजिए, सर मैं रटूंगा, कभी नहीं याद रहेगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, राइट, इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो कुछ शब्दावलियां इकोनॉमी से रिलेटेड होंगी, कुछ पॉलिटी से होंगी, कुछ कल्चर से होंगी, कुछ सोशल से होंगी। पहले इसको ध्यान में रख लीजिए। इसके अतिरिक्त जो भूले भटके इधर उधर से मिल गया उसको कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन जो आपके रटने का स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो यही होना चाहिए। श्योर। तो इन्हीं संदर्भों में हम लोग वैदिक युग की रचना करने वाले हैं, देखने वाले हैं, राइट। श्योर। तो आगे बढ़ते हैं, वैदिक साहित्य की बात कहते हैं। वास्तव में वैदिक साहित्य से क्या मतलब है? वैदिक साहित्य उस विपुल, वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विपुल साहित्य से है, उस विशाल साहित्य से है जिसके अंतर्गत हम लोग वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, 4 ग्रंथों को शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त 5वां कोई नहीं होगा। एकदम फार्मूला बना लीजिए कि वैदिक साहित्य बराबर वेद प्लस ब्राह्मण। अगर हम चर्चा करें तो वैदिक साहित्य को अगर आप फार्मूले के रूप में यूज करें तो आप सीधे कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य बराबर वेद प्लस ब्राह्मण प्लस आरण्यक। वैदिक साहित्य इज इक्वल टू वेद प्लस ब्राह्मण प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस विशाल साहित्य से है जिसमें हम वेद, ब्राह्मण,
अरण्यक और उपनिषद रखते हैं। याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, जबकि पुराण हैं, स्मृतियां हैं, है ना। आगे चल करके आपको महाकाव्य मिलेंगे, रामायण और महाभारत, उसमें कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिनका संबंध आप वैदिक साहित्य से लगा सकते हैं, लेकिन वो वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यानी अगर हम इस चीज़ को फार्मूले के रूप में व्यक्त करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैदिक साहित्य है, जो वैदिक साहित्य है, एक तो चारों वेद, ये आपको पता ही होगा, लेकिन ना भी जानते रहें तो ऋग्वेद, अभी हम लोग चर्चा करेंगे इस पे, यजुर्वेद, सामवेद, पहले सामवेद लिखना चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। राइट, प्लस ब्राह्मण, प्लस अरण्यक, प्लस उपनिषद। उपनिषद, राइट, ये वैदिक साहित्य है। इसके अतिरिक्त कुछ भी आप, कोई अन्य साहित्य वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आएगा। एक बात और भी जानते रहिए कि इसमें से ऋग्वेद को माइनस कर दिया जाए तो बाकी जो तीनों वेद हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं, उन्हें हम उत्तर वैदिक साहित्य कह सकते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य, लेटर वैदिक लिटरेचर। यानी अगर गणितीय रूप में लिखें याद रखने के लिए तो आप ये कह सकते हैं कि वैदिक साहित्य में से ऋग्वेद माइनस कर लीजिए। अब समझिए कि जब हम ऋग्वैदिक युगीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे तो केवल और केवल ऋग्वेद की चर्चा करेंगे, क्योंकि अन्य कोई समकालीन साहित्य है ही नहीं। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक युग का पुनर्निर्माण करेंगे या उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर हमें साहित्य ज़्यादा प्राप्त हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, सभी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, सबका उल्लेख कर सकेंगे। क्लियर है? आपको बताऊं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण तो ऋग्वेद है, इसको जानना है। ब्राह्मण कोई खास नहीं है, अरण्यक भी कोई खास नहीं है, और उपनिषद पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम बाकी सबको छोड़ देंगे। निश्चित रूप से हम लोग समझेंगे और सारे पहलुओं पे थोड़ी थोड़ी चर्चा तो जरूर करेंगे। आइए बात करते हैं, पहले हम लोग सामान्यतः वेदों की बात करते हैं, है ना। आइए पहले हम लोग वेद को जाने, राइट। और आपको एक बात बताता हूं, पहले जानिए कि जो हमारे संस्कृति का जो पार्ट है, संस्कृति के दो भाग आप कह सकते हैं। एक तो मिथक है, मिथ है, परंपराएं हैं, वैज्ञानिक रूप से उसको, उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा सकते हैं, वह भी आपका भाग है, वो भी पूछा जाता है। और दूसरा क्या है कि ठोस ऐतिहासिक है,
हिस्टोरिकल है और उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो दोनों संदर्भों को जानना बहुत आवश्यक है। क्लियर है? आइए हम लोग बात करते हैं वैदिक साहित्य। जैसे वैदिक साहित्य जो वेद है, हम लोग पहले वेद की चर्चा करना चाहते हैं। वास्तव में वेद शब्द विद शब्द से बना हुआ है। विद, हम लोग वेदों की चर्चा कर रहे हैं, सामान्य चर्चा कर रहे हैं। पहले विद का मतलब होता है जानना, टू नो। जाहिर सी बात है, हमारे जो ज्ञान का स्रोत है वो है वेद, और वास्तव में भारतीय संस्कृति का मूल इस वैदिक साहित्य में है। राइट? इन वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अब यहाँ चीजें हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगे, लेकिन समझने की जरूरत है। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब होता है कि पुरुषों द्वारा रचित नहीं है। ये पुरुषों द्वारा रचित नहीं है, बल्कि किसके द्वारा है? देवताओं के द्वारा। मैंने कहा कि ये तर्क करने का विषय नहीं है, ये मिथ है, परंपरा है जिसे लोग मानते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऋग्वेद में फला मंडल की रचना फला ने की, तो वो क्या है? वास्तव में माना गया कि उन ऋषियों ने, जिसे आप रचयिता मानते हैं, वो उस मंत्रों के दृष्टा थे। वह उन मंत्रों पे साधना करके उन मंत्रों और परंपराओं का उन्होंने क्या किया? विकास किया। राइट? इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि वेद जो हैं वो अपौरुषेय हैं, देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं। वेदों को हमने नित्य भी कहा। ये सारी शब्दावलियां आपसे पूछी जा सकती हैं। नित्य कहा गया, नित्य का मतलब ये है कि ये एक पीढ़ी से, इनका जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहमान रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रवाहमान रहा, कॉन्टिन्यूटी बनी रही। और इन्हें श्रुति भी कहा गया। श्रुति का मतलब ये हुआ कि ये श्रवण परंपरा पे याद रखे गए, श्रवण परंपरा पर याद रखे गए। राइट? और आपको बताऊं कि जो इतिहासकार या हम लोग मानते हैं कि ऋग्वैदिक युग भी आद्य ऐतिहासिक युग में है, उसके पीछे परंपरा यही है कि लिपि का तो ज्ञान था, लेकिन उन्होंने किस लिपि में किया, संकलन किया, ये तो पता ही नहीं चलता है। और वेदों का जो संकलन किया गया वो काफ़ी बाद किया गया। और वेदों के जो संकलन करता हैं वो कौन हैं? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास सबसे बड़े संकलनकर्ता आप कह सकते हैं। और इन्होंने वैदिक साहित्य का क्या किया था? संकलन किया था वेदों का। इसलिए वेदों के रचयिता को हम लोग क्या कह लेते हैं? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास कहते हैं। और इनका समय और वेदों का समय में काफ़ी अंतर है। इन्होंने काफ़ी बाद में वेदों की रचना, वेदों को एडिट किया या वेदों को संपादित किया। क्लियर हो गई बात? तो ये वेद से संबंधित है। एक बात और भी जानने के रहिए कि ये जो संपूर्ण वैदिक वेद है ना, या वैदिक साहित्य है, वो 3 प्रकार की विधाओं में लिखा हुआ है। जैसे आपको बताता हूं, ऋचा, ऋचा वैदिक पद्य को कहा गया, जो श्लोकों में लिखा हुआ है। यजुष, यजुष हो गया यजुष, यजुष हो गया वैदिक गद्य में हो गया, और साम हो गया गीत में। आपको बताऊं कि कई बार ऋचा, यजुष और साम, इन 3 प्रकार में लिखे होने की वजह से भी हम लोग त्रयी कहते हैं वेदों को। लेकिन सामान्यतः त्रयी, जब आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि त्रयी क्या है, तो जो ऋग्वेद,
सामवेद और यजुर्वेद है, इन तीनों वेदों को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, क्या त्रयी कहते हैं, राइट। तो ये सामान्य बातें वेद के बारे में हो गई। वेद आपको बताऊं कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक सामान्य परिचय की बात है, बाकी हम लोग वेदों को और डिटेल अभी करेंगे, लेकिन वेद हो गए। और आपको बताऊं कि इन सभी वेदों के अपने अपने व्याख्या ग्रंथ हैं। वेद चूंकि अधिकांश ऋषाओं में लिखे गए, तो इनकी जो व्याख्या हुई वो ब्राह्मणों में दिखाई दी, राइट। तो हर एक वेद के अपने ब्राह्मण हैं, और जहाँ से दार्शनिक चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई वो अरण्यकों में अभिव्यक्त हुई। और अरण्य का मतलब ही होता है वन, जंगल, और माना यह जाता है कि इन पुस्तकों की जो रचना है वो जंगलों में हुई, राइट। और अरण्यों के बाद अगले चरण में या वैदिक साहित्य के अंतिम चरण में उपनिषदों की रचना हुई। और ये जो उपनिषद हैं वो भारतीय दर्शन या इंडियन फिलॉसफी के टॉप क्लास के लेवल को क्या करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं। भारत में जितनी भी दार्शनिक परंपराएं आईं, उन सारी दार्शनिक परंपराओं का जो मूल स्रोत है वो आपको अपने वेदों में दिख सकता है, राइट, चाहे वो परंपरा कोई भी रही हो। क्लियर है। तो फिलहाल आइए हम लोग एक टेबल पे चर्चा करते हैं। पहले यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वैदिक साहित्य को कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा आरण्यक है, कौन सा उपनिषद है, इसको जानने की जरूरत है। तो ऋग्वेद के आपको 2 ब्राह्मण मिलेंगे, ऐतरेय और कौशितकी। आरण्यक इसी नाम से है, ऐतरेय और कौशितकी, और उपनिषद भी हैं ऐतरेय एवं कौशितकी। तो अगर आपने एक बार जान लिया ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी जो हैं ऋग्वेद से संबंधित हैं, तो आरण्यक और उपनिषद भी उसी से संबंधित होंगे। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है कि मालूम हुआ यही उठा के पूछ दिया गया कि कौशितकी आरण्यक किस वेद से संबंधित है, तो क्या कहेंगे, ऋग्वेद से है। क्लियर। उसी तरह से सामवेद से है। सामवेद के ब्राह्मण हैं तांड्य और जैमिनी, आरण्यक में जैमिनी और छांदोग्य, और उपनिषद में छांदोग्य और जैमिनी। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ और तैत्तरीय, आरण्यक में बृहदारण्यक, शतपथ और तैत्तरीय। उपनिषद में देखेंगे तो बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी। अथर्ववेद में गोपथ, इसका आरण्यक मिलता ही नहीं है, ये भी अपने आप में एक सवाल हो जाएगा। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये प्रमुख हमने ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों को एक टेबल में आपको बताया, जिससे कि आप एट ए ग्लांस देख सकें, और यहाँ से अगर कोई प्रीलिम्स का सवाल पूछता है तो आप आसानी से कर सकें। आपको कुछ और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो हमने पहले भी बताया कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऋग्वेद यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछता है, हम पढ़ेंगे चारों वो बात अलग है, और उपनिषदों से पूछता है। तो जब हम आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे तो हम वहाँ जरूर बताएंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया, इसमें ऐसा कहा गया, इसमें ऐसा कहा गया। तो जो मेजर कोटेशन है वही जानने की ज़रूरत है, इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता है ही नहीं कि आप उसे फैक्ट ओवरलोड, फैक्ट को रटने का प्रयास करिए, राइट। ओके, तो ये सारी आपके वैदिक साहित्य के बारे में है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं डिटेल किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में, राइट। ऋग्वेद की चर्चा करेंगे और उसके बाद हल्की फुल्की यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ऋग्वेद के साथ। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। अगर इसे कहा जाए तो आर्यों का यह प्राचीनतम ग्रंथ है, और इसके समकालीन अगर कोई ग्रंथ आपको मिलेगा तो वो मिलेगा कौन सा, ईरान का ज़ैंदावेस्ता, राइट। और वास्तव में ये 10 मंडलों में बना हुआ है। कुल सूक्तों की संख्या 10 मंडल है, कुल सूक्तों की संख्या है 1028। कितना है, 1028। और इसमें से भी 1017 सूक्त मुख्य धारा में हैं और 18 बालखिल्य सूत्र हैं, 11।
11 जो है बालखिल्य, कुल सूक्तों की संख्या है आपकी 1028, 1017 हैं आपके मुख्य धारा के, और जो 11 हैं वो बालखिल्य हैं, परिशिष्ट के रूप में बालखिल्य को जोड़ा गया है। और ये हैं आपके, जो बालखिल्य जोड़ा हुआ है वो है 8वें मंडल में, 8th मंडल में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको बताता हूं। पहले यहां पे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां दिख रहा है, वास्तव में दूसरा से जो 7वां मंडल है, यहां से हटाते हैं इसको, दूसरा से दूसरे से 7वां मंडल पहले लिखा गया, और इसे हम लोग वंश मंडल भी कहते हैं। दूसरे से 8वां कह लीजिए, ये प्राचीनतम है। और पहला और 10वां, 1st and 10th, ये बाद में लिखे गए। क्लियर? वंश मंडल आप देखेंगे प्रायः एक ऋषि की परंपरा में लिखे हैं, 2 से 8 देखिए, है ना, एक एक ऋषियों ने लिखा है, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, इसमें अपवाद नहीं, ये एक ही ऋषि की परंपरा में लिखा हुआ है, इसलिए वंश मंडल कहा गया इसे। प्रत्येक के रचयिता हैं, पूछे जा सकते हैं। पहले के मधुछंदा, दीर्घात्मा और अंगिरा, दूसरा गृहसमत, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वामदेव, पांचवां अत्रि, छठा भारद्वाज, सातवां वशिष्ठ, आठवां कण्व, नवां आपका जो है पवमान एवं अंगिरा, और 10वां है क्षुद्र सुक्तीय एवं महासुक्तीय। ये 10 मंडल के रचयिता आपको हमने बताया। कुछ स्पेसिफिक मंडल हैं, जैसे 7वां मंडल आप देखेंगे, ये शिक्षा को समर्पित है, एजुकेशन को। 7वां मंडल, अगर तीसरा मंडल देखें, विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की, गायत्री मंत्र आपको यहां मिल जाएगा, राइट। उसी तरह से जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। जाहिर सी बात है इन मंडलों की चर्चा हम लोग आपको करेंगे। 10वें मंडल में एक पृथ्वी सूक्त है, काफी चर्चा में रहा है पृथ्वी सूक्त, राइट। कहने का मतलब ये है कि ऋग्वेद के इन मंडलों को आप अभी यहाँ पे सूचनात्मक देख रहे हैं, लेकिन जब हम ऋग्वैदिक युगीन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा करेंगे तो इन्हीं मंडलों में उल्लेखों के आधार पर कहेंगे। और ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है, और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह मंत्रों का संकलन है, यह देवताओं को समर्पित मंत्रों का संकलन है, देवताओं की स्तुति है, कर्मकांड बहुत ही कम है या ना के बराबर है। तो ऋग्वेद को हम लोग मंत्रों का संकलन मानते हैं, जो कि देवताओं की स्तुति में किए जाते थे, राइट। होत्रा नामक एक विशेष पुरोहित होते थे जो इन मंत्रों का आह्वान किया करते थे, राइट। इसके बाद हम देखें, नेक्स्ट की बात करें, ऋग्वेद के बाद सामवेद। जो सामवेद है, अगर आप देखें तो सामवेद की 3 शाखाएं आपको मिलेंगी। ये शाखाएं कभी भी नहीं पूछेंगी, लेकिन जानते रहिए, कौथुम मिलेगी, राणायनीय मिलेगी और जैमिनीय, राणायनीय, जैमिनीय। और इसके कुल मंत्र अगर आपको मिलेंगे तो 1559 मंत्र हैं ये भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन खासियत इसकी क्या है कि इसके अधिकांश मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से।
इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, 75 मंत्र मौलिक हैं। और आपको बता दूं कि सामवेद को माना जाता है कि भारतीय संगीत परंपरा का मूल स्रोत माना जाता है। यानी जो सातों स्वर है ना, सारे गामा पा धा निशा, जो भारतीय संगीत है उसका मूल स्रोत हम लोग मानते हैं किसको? सामवेद को ही मानते हैं। क्लियर है? और जो स्वरों का आरोह आरोह है, इसका एक बहुत ही फेमस सूक्त है, वो है आपका फिट्ट सूत्र। फिट्ट सूत्र फिट्ट सूत्र। और जो फिट्ट सूत्र है वो है क्या कि जो स्वरों का आरोह और आरोह है, यही तो संगीत का मुख्य है, आरोह और अवरोह। कितना उतार चढ़ाव है। आप हेमंत कुमार को देख लीजिए, मुकेश को देख लीजिए, और मोहम्मद रफ़ी को देख लीजिए, महेंद्र कपूर को देख लीजिए। ये क्या है? जो स्वरों का आरोह और अवरोह है वो संगीत का मूल बिंदु है, और ये फिट्ट सूत्र में डिस्कस किया जाता है। तो ये रहा आपको सामवेद। और वास्तव में जो परंपराएं थी वो ये थी कि ऋग्वैदिक मंत्र, ये जब यज्ञ होता था तो मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता था, और बीच बीच में आम आदमी भी जुड़ सके तो गीत गाए जाते थे। और आप देखिए आज भी हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि कथा के दौरान या बाद में सत्यनारायण व्रत की कथा होती है या कोई भी होता है तो महिलाएं संगीत करती हैं। वो इसी परंपरा में है, लोगों को जोड़ने के लिए है। राइट। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, यजुर्वेद की बात करते हैं। यजुर्वेद वास्तव में यजुर्वेद के दो भाग आपको मिलेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसकी जो प्रकृति है वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। और कृष्ण यजुर्वेद स्पेशली कर्मकांडीय है, और यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा हुआ है। और इसका जो मुख्य विषय है वो ये है कि किस तरह से यज्ञ संपादित किए जाएं, उसका ये विस्तृत उल्लेख करता है। और इसके कुल मंत्रों की अगर आप संख्या देखेंगे तो 1990 मिलेगा। और इसके जो विशेषज्ञ पुरोहित होते थे वो होते थे अध्वर्य होते थे। राइट। ये कर्मकांडीय, टोटली कर्मकांडीय ग्रंथ है। तो ऋग्वेद में स्तुति हो गई, सामवेद में गीत हो गया, और यजुर्वेद में कर्मकांडीय पक्ष हो गया। नेक्स्ट जो है वो है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद वास्तव में अगर आप देखें अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया ये, और लगभग 6000 मंत्र हैं इसमें। और आपको बताऊं कि ये सामान्य लोगों की अभिव्यक्ति है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जन सामान्य के बारे में जो सोचता था, जादू टोना हुआ है ना, विभिन्न प्रकार की जो अभिचार क्रियाएं हैं वो सब अथर्ववेद से आपको मिल जाएंगी। और इस अथर्ववेद को ही हम लोग ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद कहते हैं। और ब्रह्मवेद इसलिए कहते हैं क्योंकि अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? ब्रह्मा कहते थे, और इसीलिए ब्रह्मवेद नाम इसको रखा गया। क्लियर? तो ये रहा वेदों के बारे में। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये भाग बहुत अच्छा लगा होगा। और कल के एपिसोड में हम लोग पुराण, आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि भौगोलिक विस्तार है ना, उसके बाद अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू है, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राइट। और इस मिशन से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो आपकी अपनी समस्याएं हैं उन्हें आप मैसेज के द्वारा हमें ज़रूर दीजिए। हो सकता है कि एक आध दिन टाइम लग जाए रिस्पॉन्स करने में, ना देख पाऊँ,
लेकिन जब भी मैं देखूंगा तो आपके प्रश्नों को जरूर टेकअप करूंगा। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद।